हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़। उसके अंडर देखेंगे यशपाल कमेटी। तो ये कमेटी ने 2 बार रिपोर्ट बनाया है, कह सकते हैं, या रिफॉर्म्स लाया है, कुछ प्रॉब्लम एनालाइज किया है एंड उसके बाद रिफॉर्म्स लाया। तो ये हुआ था 2 बार, इन द ईयर 1993 एंड द ईयर 2009। तो हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या इस कमेटी का कहना था। सो 2 important committees headed by Professor यशपाल and often referred as the यशपाल कमेटी। इसका क्या होगा? यशपाल कमेटी था। कब रिफॉर्म आया है? इन द ईयर 1993 ऑन स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में 2009 में आया है, रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सो 1993 में जो आया था, तो ये उस समय जो स्कूल लर्निंग में रिफॉर्म आया है, लर्निंग विदाउट बर्डन। इन लोगों का मोटो था कि स्टूडेंट लोग स्टडी करें बट उनका ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ MHRD सेट अप द नेशनल एडवाइजरी कमिटी एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर बर्डनिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन इंडिया। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि लोड स्टूडेंट के ऊपर लोड एक्चुअली कम हो, यंग वंस जो भी स्टूडेंट छोटे हैं उन लोग के ऊपर लोड कम से कम होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो लोग खुद से लर्न कर सके, ऐसा प्रावधान लाना चाहिए एंड स्किल फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फाइंडिंग्स क्या था, क्या क्या मेन प्रॉब्लम था इस कमेटी का, क्या क्या इस कमेटी ने लूपहोल फाइंड किया है एक्चुअली लर्निंग में। सबसे पहले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं है या फिर हम लोग खुश नहीं है, बस हम लोग रोड लर्निंग किए जा रहे हैं पर उससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सबसे पहला कमी था। फिर देयर वाज ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन, खाली एग्ज़ाम देना, पास करना है, टेक्स्ट बुक निकालना, पढ़ना है, पास करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। करिकुलम वॉज आइसोलेटेड बाई दी एक्सपर्ट ओनली, एक्सपर्ट लोग जो कह दिए कि ये वाला रट करके चले जाना, लिख देना है, पास हो जाएंगे। तो ये भी क्या है कि ये डिसकनेक्टेड है फ्रॉम दी रियलिटी, है ना, क्लासरूम रियलिटी से ये बहुत डिफ़र करता है। एंड टीचर एक्सपीरियंस, टीचर ने कह दिया तो बस वही चीज़ पढ़ करके चले जाना है एंड रट करके एक्चुअली चले जाना है। तो क्लासरूम क्या है, क्लासरूम में क्या बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, क्लास डिस्कशन से सीखते हैं, टीम बिल्डिंग से सीखते हैं, टीम डिस्कशन से सीखते हैं, है ना, सूपू वगैरह से सीखते हैं। तो पढ़ना भी है, उसके साथ साथ हमारा मस्ती भी चलते रहना चाहिए इन अ राइट मैनर। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम था जो कि मेनली फाइंड किया गया है इस कमेटी के द्वारा। अब क्या क्या इनका रिकमेंडेशंस था वो देखते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग मोर टीचर्स इन दी प्रोसेस। तो जो डिसेंट्रलाइज करना है, करिकुलम को है डिसेंट्रलाइज करना है, टेक्स्ट बुक के ऊपर पूरा निर्भर नहीं होना है, टीचर्स लोग भी इन्वॉल्व हो, टीचर्स लोग भी अच्छे से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको पढ़ा पाए, ये वाला रिकमेंडेशन है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एजुकेशन कमिटीज़ एट विलेजेस में कमिटीज़ फॉर्म होना चाहिए, एजुकेशनल कमिटीज़ ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ताकि रूरल बच्चों को, रूरल एरियाज़ में जो भी स्टूडेंट्स हैं, विलेजेस में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास तक भी एजुकेशन जा पाए, उन लोगों के पास तक भी एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए, है ना। देन रिस्ट्रिक्टिंग CBSE जुरिस्डिक्शन मेनली टू केंद्र विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। तो CBSE जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सिर्फ केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल्स है, और जो बाकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट बोर्ड में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो वहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो लोग उस चीज़ को देखेंगे। CBSE ही सब एजुकेशन सिस्टम को नहीं देखेगा, CBSE सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को देखेगा एंड प्राइवेट के लिए वहाँ स्टेट बोर्ड्स क्रिएट किया गया है। तो इससे क्या होगा कि बर्डन, जो स्टेट का बर्डन है, डिफ़र हो जाएगा, प्राइवेट का अलग चले जाएगा, स्टेट का अलग चले जाएगा। देन रिमूविंग इंटरव्यूज़ फॉर नर्सरी एडमिशन। नर्सरी में क्या है, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता है ना, तो उस समय उस लेवल पे उतना डेवलप नहीं है जब माइंड, तो उस लेवल पे इंटरव्यू लेने का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी रिड्यूसिंग एंड रिलायंस ऑन एलिसिट सिलेक्शन मेथड। जैसे सिलेक्शन मेथड्स अब
जब बच्चे को कुछ पता नहीं है उस समय उतना बर्डन दे करके उसको झूठ मूठ का प्रेशराइज करना फालतू चीज़ है ये वाला। तो ये सब रिकमेंडेशंस है। फिर क्या है, मेकिंग नॉर्म्स फॉर प्राइवेट स्कूल रिकॉग्निशन एंड मोर स्ट्रिंजेंट टू प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन। अब प्राइवेट को तो इन्वॉल्व करना है, बट इतना भी प्राइवेट को नहीं इन्वॉल्व करना है कि उन लोगों को लगे कि वही सर्वप्रथम है, वही सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें प्राइवेट में भी जानी चाहिए, कुछ चीज़ें पब्लिक में भी होल्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट भी होल्ड करना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे, राइट। और भी कुछ रिकमेंडेशन था, रिमूविंग इंटरव्यूज फॉर नर्सरी एडमिशन, ये तो हो गया। मेकिंग नॉर्म्स फॉर प्राइवेट स्कूल रिकॉग्निशन मोर स्ट्रिंजेंट टू प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन, इंश्योरिंग नो कंपल्शन फॉर चिल्ड्रन टू कैरी हैवी बुक्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को कोई भी भारी सामान उठाएं, भारी बुक्स के वजह से क्या होता है, पीठ में जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, बर्डन उतना नहीं देना है बच्चों को। प्राइमरी चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन होमवर्क, हायर क्लासेस होमवर्क शुड बी नॉन टेक्सचुअल। अब हायर क्लासेस में एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, एक तो वो लोग इतना एग्ज़ाम देते, इतना मिड एग्ज़ाम देते हैं, मिड सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होता है, तो उन लोगों के लिए नॉन टेक्सचुअल लर्निंग होना चाहिए, नॉन टेक्सचुअल होमवर्क वगैरह भी दिया जाना चाहिए। टीचर और प्यूपल, मतलब स्टूडेंट टीचर का रेशियो कितना होना चाहिए, अगर एक स्टूडेंट है, एक टीचर है ना, एक टीचर है तो उस हिसाब से 30 में 1 होना चाहिए, तो 60 में 2 होंगे टीचर्स, तो इस हिसाब का रेशियो बैठना चाहिए। देन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ताकि टीचर ट्रेनिंग ज़्यादा इंप्रूव हो, तो स्मार्ट बोर्ड का इंट्रोडक्शन जो हो रहा है प्लेसेस में, अलग अलग प्लेसेस में, वो सब चीज़ें भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या है, इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर प्रॉब्लम्स है उसको रिकमेंडेशंस मिला है, उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है। द रिपोर्ट इज रिगार्डेड एज अ सेमिनल डॉक्यूमेंट इन इंडियन एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस लेटर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया है, ये यशपाल कमेटी ने जो भी चीज़ें अभी तक इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन हो गया, रिड्यूस करना, करिकुलम का लोड रिड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचर अपने हिसाब से एजुकेशन को संचालन कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मूविंग अवे फ्रॉम दैट रोट लर्निंग, ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ इनकॉर्पोरेट किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, जो कि आया था 2005 में, ताकि इम्पॉर्टेंट थीम्स को एजुकेशनल पेडागॉजी में इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हुआ था यशपाल कमेटी का। नाउ यशपाल कमेटी वो लर्निंग विदाउट बर्डन वाला है। अब ये है जो कि इंट्रोड्यूस है 1993 में, ये हुआ है यशपाल कमेटी इन द ईयर आया है 2009 में। हायर एजुकेशन रेजुवेनेशन, ये हायर एजुकेशन के लिए है, वो है प्राइमरी के लिए, फिर ये आया है हायर एजुकेशन के लिए। तो यशपाल जी देख रहे हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन में भी कितना इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश की है, देन हायर एजुकेशन सिस्टम में भी कितना इम्प्रूवमेंट लाने का उन्होंने कोशिश किया है। तो अगेन MHRD ने फिर से कमिटी सेटअप किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर यशपाल, कॉल्ड दी कमिटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रेजुवेनेशन ऑफ हायर लर्निंग। तो इनका फोकस क्या था, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को, लर्निंग को, एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, एंड ओवरहॉलिंग दी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। तो इनका क्या क्या मेन रिकमेंडेशंस था 2009 में जो रिपोर्ट आया, प्रपोज्ड मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो क्या क्या है, पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, जिसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला गया है, उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, और अगर वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो वो यूनिवर्सिटीज़ को हटा दिया जाए, राइट। ये पहला हो गया रिकमेंडेशन। फिर दूसरा क्या है, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। अब एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, जैसे कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इससे पहले क्या था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ था, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ था एक्चुअली, जो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये सब जो है, जितना भी यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ है, इन लोगों को स्क्रैप करके एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगा, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। यही सब चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। इससे होगा क्या, एक ही अगर बॉडी रहेगा, रेगुलेटरी बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव बर्डन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, एक दूसरे का रूल्स रेगुलेशंस कॉन्फ्लिक्ट करेगा, एंड देयर विल इवन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ढंग से कर नहीं पाएगा, इसलिए वो सब चीज़ को स्क्रैप करके सिर्फ एक ही लाया गया।
इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, अच्छा से कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएगा, एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ओवर ऑल दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सब चीज़ें बढ़िया सी हो जाएंगी। सो CHER प्रपोज अ 7-member बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी किसी भी टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर नहीं होगा, और जो इसका चेयर रहेगा, चेयरपर्सन जो रहेगा, उनका स्टेटस कैसे होगा, इलेक्शन कमिश्नर की ही तरह, उनका ही बराबरी का स्टेटस उनको मिलेगा, ताकि वो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग ले सके और इम्पार्शियल रहे। कोई भी काम वो अगर कर रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी को देख रहे हैं, अगर टेक्निकल बॉडी को देख रहे हैं, अगर टीचर एजुकेशन को देख रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग एजुकेशंस को देख रहे हैं, तो वो बायस ना रहे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ, एक ही सिद्धांत के साथ वो सही तरीक़ा से एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ते रहे। राइट, रोल ऑफ यूनिवर्सिटी वर्सेस प्रोफेशनल काउंसिल्स, यूनिवर्सिटी शुड टेक अप ऑल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने का लेकर के, टीचर्स लोगों को देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी देखना, सब बढ़िया से करे। एंड प्रोफेशनल काउंसिल जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी लिमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ओनली। अच्छा, यहाँ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट है। जो एजुकेशन एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा यूनिवर्सिटीज़ ही देखेगा। सो प्रोफेशनल चीज़ यहाँ डिफरेंट हो गए, प्रोफेशनल काउंसिल्स अलग क्रिएट हो गए हैं, एंड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूनिवर्सिटीज़ हेड है। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा ITs एंड IIMs, इंकरेज करना ITs और IIMs को टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपैंड देयर रोल टू फंक्शन एज फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़। वो लोग पूरी तरीक़ा से मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट्स है, इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, वो लोग फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ की तरह क्रिएट हो जाए। सो यशपाल कमेटी का ये रिकमेंडेशन था। देन इन्हांसिंग दी टेस्टिंग, सो ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन होता है, वो होता है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के लिए, टू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट एंड इम्प्रूव सिलेक्शन क्वालिटी। सिलेक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए GRE टेस्ट का प्रावधान किया जाए, GRE टेस्ट लिया जाए। जैसे हमारा जो UGC का एग्ज़ाम होता है, UGC नेट हो गया, उसका एग्ज़ाम होता है ताकि PhD के लिए स्टूडेंट लोग एडमिशन ले सकें यूनिवर्सिटीज़ में। वैसे ही GRE हो गया, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये किया जाता है फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन मिल सके स्टूडेंट्स लोगों के लिए, स्टूडेंट लोगों को। तो ये वाला एग्ज़ाम पास करना होगा, तब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। सो ये एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन यशपाल कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। सो इम्पॉर्टेंस क्या हुआ है, ये कमेटी का एक्चुअली इम्पॉर्टेंस क्या है कि इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, ताकि स्ट्रक्चर को अच्छा से रिफॉर्म किया जा सके इंडियन हायर एजुकेशन का। राइट, सो ITs देख ही लिया हमने कि ITs कितना बड़ा चीज़ इन्होंने किया है, ITs क्रिएट करना, इन्हांस करना टीचर्स ट्रेनिंग को, फिर एक ही कमेटी क्रिएट करना, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सेग्रीगेट करना। राइट, डीम यूनिवर्सिटीज़ को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करना। तो हम लोग देख सकते हैं कितना सारा रिकमेंडेशंस यशपाल कमेटी ने लाया गया इन द ईयर 2009 में फॉर हायर एजुकेशन। राइट, इसलिए नाम है हायर एजुकेशन रेजुवेनेशन। सो इसलिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, 1993 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, 2009 का भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये पूरा जिस्ट है अभी तक जो भी हमने स्टडी किया है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल एजुकेशन जो 1993 में आया था वो फोकस किया था स्कूल एजुकेशन में, एंड यशपाल का जो 2009 में हुआ है, यशपाल जी का जो 2009 में आया है कमेटी, वो उन्होंने रिकमेंड किया था हायर एजुकेशन को। ठीक है, इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो मोटो क्या क्या है ये भी याद रखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन्स प्राइमरी के लिए, एंड रेनोवेशन एंड रेजुवेनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। ओवर बर्डन ऑफ स्कूल एजुकेशन हटाना, रोट लर्निंग वगैरह को हटाना यशपाल कमेटी का मोटो था, मेन प्रॉब्लम एड्रेस किए थे। एंड पुअर क्वालिटी, फ्रेगमेंटेशन, रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन, ये एनालाइज किया गया था 2009 में। रिफॉर्म
आइडिया क्या था कि डिसेंट्रलाइज करना करिकुलम, रिड्यूस होमवर्क, टीचर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करना, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एंड यशपाल कमेटी का 2009 में क्या था, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, अबॉलिश डीम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी देना। ये सब चीज़ें, IITs, IIMs, ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि IITs एंड IIMs को एड्रेस करना। IITs एंड IIMs फुल फ्लेज वो लोग अपना हिसाब से काम कर सके। GRE इंट्रोड्यूस करना, GRE टेस्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस करना, ये सब यशपाल कमेटी 2009 में। जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं आप लोग ये सब चीज़ें, ये सब कीवर्ड लिख करके रखें ताकि एक बार में पता चल सके कि 1993 में क्या हुआ था एंड 2009 में क्या क्या हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि NCF 2009 में पेडागॉगी रिफॉर्म्स लाया गया इन टीचर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, पॉलिसी डिबेट्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म डिस्कशंस, ये हुआ था यशपाल कमेटी का। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हुआ कि हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से रिफॉर्म किया जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। एंड जो भी कन्फ्यूजन है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।